हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत अ, और उत्तरी मैदान, हिमालय, द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली क्लासों में। अभी हम पढ़ेंगे 9th क्लास से की एनसीईआरटी का चैप्टर 3, जिसका नाम है ड्रेनेज, भारत का अपवाह तंत्र। नदियों का उद्गम क्षेत्र देखेंगे और नदियां देखेंगे। भारत का अपवाह तंत्र। भारत की नदियां दो तरीके की हैं। एक है हिमालयी नदियां और दूसरे नंबर पे आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दोस्तों, इन सब चीज़ें में सबसे मेन भूमिका जो होती है वह होती है जल विभाजक की। जल विभाजक उस क्षेत्र को कहते हैं जो क्षेत्र दो नदियों या फिर दो नदी घाटी को अलग करता है। जैसे आप देखेंगे विंध्यन पर्वत के दक्षिण में बहेगी नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। फिर ये तापी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं, इन दोनों नदियों के बीच को जो विभाजन किया है इन दोनों नदियों का, वह सतपुड़ा पर्वत है। और हिमालयी नदियां एवं प्रायद्वीपीय नदियां या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जिसने विभाजित किया है उसका नाम है विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत के द्वारा हिमालयी नदियां एवं दक्षिण भारत की नदियों का विभाजन हुआ है। और भी चीजें हम जानेंगे। आप देखेंगे कि भारत में विभिन्न दिशाओं से आकर छोटी छोटी नदियां एक स्थान पर मिलती हैं। जैसे ये छोटी छोटी नदियां आकर किसी एक स्थान पर मिलती हैं और बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। ये छोटी नदियां हैं, छोटी नदियां, इसको कहेंगे हम मुख्य नदी जल धारा या फिर मुख्य नदी या फिर मुख्य जल धारा, हम इसे कहेंगे। बट अब कभी भी कहीं भी देखेंगे तो छोटी छोटी नदियों के द्वारा ही एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। विशेष तौर पे आप देखेंगे नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इन नदियों का जो निर्माण है वो इसी प्रकार से हुआ है। तो इनमें सबसे अहम भूमिका होती है जल विभाजक की। जल विभाजक के कारण ही छोटी सरिताएं एक मुख्य नदी में बहती है या फिर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका विकास किसी झील अतः इनका निकास किसी झील, समुद्र या किसी महासागर में होता है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि या पठार दो पड़ोसी नदियों को या दो पड़ोसी अववाह तंत्र को अलग करने के काम करते हैं। इसके कारण उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। यदि कोई भी ऐसा भूभाग है जो उठा हुआ है, जैसे कोई पठार हो सकता है, कोई पर्वत हो सकता है, इनके कारण दो नदी जल तंत्र या फिर दो जल धाराएं अलग होती हैं। ये दो जल धाराओं को अलग करता है। इसी कारण से इस क्षेत्र को हम जल विभाजक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये जल विभाजक का काम करेगा एवं
छोटी नदियाँ, छोटी सरिताएं एक बड़े नदी जल तंत्र का निर्माण करेंगे या करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जल विभाजक या कुछ ऐसा भूभाग होता है जिसके कारण दो नदी जल तंत्र अलग होते हैं, तो ये जो है इसको बोलेंगे हम जल विभाजक। जल विभाजक, इसके कारण ये दो जो मुख्य धाराएं हैं वे अलग होती हैं। आप इनको भी देख सकते हैं, सेम यही बात है इसमें भी। और ये छोटी नदियां हैं, सेम इनका भी यही है, ये भी छोटी नदियां हैं। तो जल विभाजक के कारण ये इन्होंने इस ओर बहना चालू किया, और इधर भी कोई जल विभाजक है या फिर उच्च भूमि हो सकती है, पर्वत हो सकता है, तो वहां से भी नदियों ने बीच में होना चालू किया, जिसके कारण नदी घाटी का निर्माण हुआ। भारतीय नदी नदी जल तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। भारतीय नदी जल तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहला हिमालयी नदियां, एवं दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिमालय नदियों में प्रमुख रूप से सिंधु नदी की बात करते हैं अपन। सिंधु नदी, दूसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र नदी को ले लेते हैं हम, ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम गंगा को ले लेते हैं। ये मेन नदियां हैं, ये मेन नदियां हैं। एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में की हम बात करेंगे तो हम गोदावरी को ले लेंगे, कृष्णा को ले लेंगे, कावेरी को भी ले लेंगे। इसमें और भी मेन नदियां हैं। नर्मदा है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा व तापी। ये प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां हैं, एवं ये हिमालय प्रमुख नदियां हैं। इनमें क्रमशः मैं इसकी बात करूंगा तो आप देखेंगे कि सिंधु की जो लंबाई है वह 3180 किलोमीटर है, किलोमीटर है। एवं ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे आप तो वह 2900 किलोमीटर में बहती है। अब गंगा नदी की बात करेंगे तो वह 2525 किलोमीटर में, एवं प्रायद्वीपीय भारत की क्रमशः मैं लिखूंगा जैसे है लिखा हुआ, तो गोदावरी, 1465 किलोमीटर, कृष्णा
1400 किलोमीटर, और कावेरी 805 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, तापी नदी, ताप्ती भी कहते हैं इसको, तापी नदी महज 724 किलोमीटर लंबी है। ये नदियां इतने क्षेत्रों में बहती हैं। आप देखेंगे कि हिमालय नदी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, जो कि 3180 किलोमीटर में बहती है, एवं ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि 2900 किलोमीटर में बहती है, और गंगा नदी 2525 किलोमीटर में बहती है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों को आप जब देखेंगे तो गोदावरी नदी जो है वह 1465 किलोमीटर में बहती है, और कृष्णा नदी है 1400 किलोमीटर में बहती है। आप कावेरी को देखेंगे तो वह 805 किलोमीटर में बहती है। वहीं आप जब पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और तापी को देखेंगे तो नर्मदा 1312 किलोमीटर बहती है, एवं तापी नदी 724 किलोमीटर में अपनी पानी को बहाती है और वह अरब सागर में छोड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियां जो राइट साइड से मिलती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां, सिंधु नदी 3180 किलोमीटर में बहती है। इसकी सहायक नदियां राइट साइड से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले हम गिनेंगे श्योक, गिलगित, नुब्रा, काबुल आदि नदियों की गिनती की जाती है। आप लिखते चले, आप लिख लें। इधर क्या लिखूं मैं, आप डायरेक्ट लिख लें। श्योक, गिलगित, नुब्रा व काबुल। श्योक, गिलगित, नुब्रा व काबुल। एवं लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो नदियां हैं उनका नाम है, लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो नदियां हैं वह झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज आदि नदियां आकर छोटी नदियां आकर इसमें मिलती हैं। प्रमुख रूप से 5 नदियां आकर मिलती हैं लेफ्ट साइड की जो मेन नदियां हैं, और इनमें जो सबसे लंबी नदी है वह सतलज नदी है। सबसे लंबी नदी सतलज नदी है। लेफ्ट साइड या बाईं साइड से सिंधु नदी को सहायक जो नदी है वह सतलज नदी है। इस नदी के अलावा बाईं साइड से मिलने वाली नदियां जो है झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी। झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी व सतलज 5 नदियां इसमें प्रमुख तौर पर या मुख्य तौर पर आकर मिलती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। राइट साइड से मिलने वाली नदियों में मेन तौर से जो नदियां गिनी जाती हैं उनका नाम है सुबनसिरी, रंगा, जिया, भरेली और मानस। कौन कौन सी नदियां हैं? सुबनसिरी, रंगा, जिया, भरेली और मानस। सुबनसिरी, रंगा, जिया, भरेली और मानस, ये जो नदियां हैं। इसके अलावा और भी है सकोस, तिस्ता व पिटकाई आदि नदियां हैं, लेकिन इतना ही लिखते हैं अभी हम। सुबनसिरी, रंगा, जिया, भरेली, मानस आदि नदियां राइट साइड से आकर मिलती हैं, एवं लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी को वे दिबांग, लोहित, धनसिरी, वराक व कपिली नदियां हैं। कौन कौन सी मिलती हैं लेफ्ट साइड से या बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं, जो अपना पानी उसके साथ साझा करती हैं या जो अपना पानी ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ती हैं, वे जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, उन नदियों में जो मुख्य नदियां हैं वे हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी, बराक व कपिली नदियां हैं। हम देखेंगे तीसरी सबसे बड़ी नदी हिमालय, जो भारत में भी बहती है या भारत में बहती है, गंगा।
2525 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं, सहायक नदियां राइट साइड या दाहिनी ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, उनमें सबसे बड़ी नदी, ये यूं कहें कि बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र हिमालयी नदी यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर प्रयागराज या इलाहाबाद में आकर दाहिनी ओर से गंगा नदी में अपना पानी छोड़ती है या वहां उससे मिलती है। लिखें यमुना, लिखें लिखें यमुना, चंबल, बेतवा, केन, तमसा तथा सोन नदियां अपना पानी इसके साथ साझा करती हैं या गंगा नदी में अपना पानी दाहिनी ओर से छोड़ती हैं। गंगा नदी में यमुना, चंबल, बेतवा, केन, तमसा एवं सोन नदियां अपना पानी गंगा में छोड़ती हैं दाहिनी ओर से, एवं लेफ्ट साइड से जो नदियां पानी छोड़ती हैं वे हैं रामगंगा, गोमती, घाघर या घाघरा, गंडक व कोसी नदियां शामिल हैं। लेफ्ट साइड बाईं ओर से मिलने वाली नदियां या बाईं ओर से सहायक नदियां या बाईं ओर से गंगा नदी में अपना पानी छोड़ने वाली नदियां जो हैं वह रामगंगा, हम गिनेंगे पश्चिम से, हम गिनेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः नदियां लिखवाएंगे। देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। महानंदा महानंदा महानदी अलग है और महानंदा अलग है। महानदी आप देखेंगे तो महानदी यहाँ है, वो फिर ऐसे होती है, महानदी अलग है। महानंदा ये यहाँ से आके अपना पानी इसमें छोड़ती है गंगा नदी में, ये गंगा नदी है। महानंदा, महानंदा एवं महानदी दोनों अलग अलग हैं। महानदी एवं महानंदा, तो हम बात कर रहे हैं महानंदा, रामगंगा, गोमती, घग्गर, कोसी, तमसा व महानंदा। कौन कौन सी नदियां हैं बाईं ओर से मिलने वाली? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा बाईं ओर से अपना पानी गंगा नदी में छोड़ती हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे गोदावरी की सहायक नदियां। गोदावरी की सहायक नदियां देखेंगे प्राणहिता, प्राणहिता, पंजीरा, सबरी, पेनगंगा व वेनगंगा। वेनगंगा आदि सहायक नदियां हैं इसकी। इसकी लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर की है। इसके बाद हम देखेंगे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा नदियां। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कृष्णा, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो मैं लिखवा भी चुका हूँ। 1400
400 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों में दो नदी मेन है जो है भीमा और तुंगभद्र। कौन सी नदियां हैं? भीमा एवं तुंगभद्र, ये दो मेन नदियां हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कावेरी नदी की। कावेरी सहायक नदियां, इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह है 805 किलोमीटर। दोस्तों कावेरी नदी की जो लंबाई है वह है 800 800 805 किलोमीटर। दोस्तों उसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। एवं इसकी जो सहायक नदियां हैं उनका नाम है भवानी, अमरावती, अर्कावती। इसकी जो नदियां हैं उनका नाम है भवानी, अर्कावती व अमरावती। ये जो नदियां हैं वह प्रमुख नदियां हैं। इन देखेंगे तापी नदी को हम। सहायक नदियां, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर की है। पूर्णा या पूर्णा एक ही है, पूर्णा भी लिख सकते हैं अपन और पूर्णा भी लिख सकते हैं। तो पूर्णा, पूर्णा या पूर्णा, आपको जो बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। गिरना, पंजारा, बाघुर, बोरी, कौन कौन सी नदियां हैं? और गिरना, पंजारा, बाघुर, गिरना, पंजारा एवं बाघुर, ये प्रमुख नदियां हैं। हमारी एक नदी रह गई है नर्मदा, ये भी हम इसकी भी सहायक नदियां लिख लें आप। नर्मदा 1312 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वह है शक्कर, दूधी, तब्बा, गंजाल। शक्कर गंजाल, दूधी, शक्कर शक्कर गंजाल, हिरन, वरना और भी आदि नदियां हैं इसमें। आप यहां में देखेंगे ऊटी, हथनी, ऊटी, हथनी आदि नदियां आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगी। कौन कौन सी नदियां हैं नर्मदा नदी में? शक्कर, गंजाल, हिरन, वरना, ऊटी, हथनी आदि नदियां इसमें शामिल हैं। तो अपना पूरा हो गया अभी ये जो अब्बा तंत्र था हमारा, पानी कहाँ से निकलता है। ये जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं अक्सर इनमें आप देखेंगे ये नर्मदा और तापी, ये नदियां अपना अरब सागर में, ये नदियां अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं। नर्मदा और तापी नदी है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहकर अपना जो पानी है वह अरब सागर में छोड़ती हैं और एस्टोरीज का निर्माण करती हैं। और
एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एवं महानदी भी एक इनके ऊपर जो नदी है महानदी, ये नदियां जो हैं कृष्णा, कावेरी, आप ये तीनों नदियां जो हैं, ये तीनों नदियां जो हैं वे नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहकर, पश्चिम से मैं यहाँ से लिख दूंगा आपको, देख लेना, पश्चिम से पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती हैं। ये नदियां बंगाली खाड़ी में अपना जल छोड़ती हैं। दोस्तों हिमालयी नदियां एवं दक्षिण भारत की नदियों में जो मेन अंतर है वह पानी की मात्रा का मेन अंतर है। जो हिमालयी नदियां हैं उनको पानी वर्षा के अलावा वह पानी भी मिलता है जो हिम पे, जो पहाड़ों पे जमा हुआ बर्फ है, जब वह गर्मी के कारण वर्ष भर पिघलता है और बरसात का भी पानी उसके साथ मिलता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो हिमालयी नदियां होती है उनमें वर्ष भर पानी रहता है। उनमें जैसे मैंने लिखवाई थी, हिमालयी नदियों में लिखवाई हुई है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, व यमुना नदी भी इसमें शामिल है, सतलुज भी शामिल है, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये नदियां, सभी नदियां जो है, ब्रह्मपुत्र भी मिला लेते हैं, ये सारी नदियां हिमालयी नदियां हैं और इनमें वर्ष भर पानी रहता है। इसके तुलना में आप देखेंगे जब दक्षिण भारत की नदियों को, तो वहां पे पानी कई बार कम हो जाता है। जब बरसात का मौसम होता है तब तो उनमें पानी भरपूर रहता है, लेकिन बरसात का मौसम जाने के बाद उनमें पानी में कमी आती है। कई बार दक्षिण भारत की नदियां सूख भी जाती हैं। आप मेनली देखेंगे तो जब राजस्थान की आप नदियों को देखेंगे तो यहाँ की नदियां तो बिल्कुल ही सूख जाती है, हमें दिखता ही नहीं कि कई बार इधर नदी भी थी। बारिश के मौसम में छोटी नदियां हमें दिखती हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम जाता है कि नदियां खत्म हो जाती हैं, सरिताएं खत्म हो जाती है। तो ये एक बड़ा इसका रीज़न है कम पानी होने का, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियों को मौसम पे निर्भर रहना पड़ता है, बरसात के पानी पर ही निर्भर हैं। लेकिन जो हिमालय नदियां हैं उनको पिघलने वाला बर्फ से जो जल मिलता है वह भी प्राप्त होता है, और इसकी तुलना में दक्षिण भारत की नदियों को बिल्कुल भी जल नहीं प्राप्त होता। हिमानी जो जो बर्फ पिघला हुआ है उसका जल नहीं प्राप्त होता, इसकी तुलना में वहाँ कम पानी रहता है और वे छोटी हैं। थैंक यू। वीडियो देखते चले, धन्यवाद।